आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और आज बड़ी खबरों का दिन है और ये सारी खबरें दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, भोपाल में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ कहा कि देश में यूसीसी का वक्त अब आ चुका है और दूसरा ये सारा विपक्ष लामबंद हो रहा है, मतलब भ्रष्टाचारी एकजुट हो रहे हैं। और उधर 2024 के चक्कर में एकजुट विपक्ष नरेंद्र मोदी को हटाने की स्ट्रैटेजी बनाने में लगा था, लेकिन आज मोदी ने विपक्षी एकता पर अपनी लाइन क्लियर कर दी। भोपाल में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि फोटो खिंचवाने के लिए मीटिंग हुई थी। विपक्ष के नेता जेल की सलाखें देखकर जुगलबंदी कर रहे हैं। एक एक का आंकड़ा जोड़ लीजिए तो इन सब का मिलाकर 20 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले के आरोप बनते हैं। फिर एक एक पार्टी का नाम लेकर के बताया कि किस पर कितने हजार करोड़, कितने लाख करोड़ के घोटाले के इल्जाम हैं। आज 2G भी याद कराया गया, CWG भी याद कराया गया और यह भी बताया गया कि देश कैसे अब उस दौर से बहुत आगे निकल आया है। तो जाहिर है प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी पिच आज बिल्कुल क्लियर कर दी है और यूसीसी को लेकर एक क्लियर एंडोर्समेंट उनकी तरफ से आज हुआ। लॉ कमीशन पहले ही ड्राफ्ट तैयार कर चुका है यूसीसी का और आज प्रधानमंत्री ने कहा देश को इसकी जरूरत है। एक घर में दो लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते, यानी हम इस मुद्दे पर सरकार आगे बढ़ने जा रही है। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है आपको बताते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ है विपक्ष। सुनिए पहले प्रधानमंत्री की बात, फिर आपको हम कौन होगा चेहरा विपक्ष का, इस पर क्या कहा गया, बताया गया, आपको बताएंगे। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर कोसा करते थे, गालियां देते थे, अब उन लोगों को आगे जाकर वो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। ये सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं, इसलिए इन्होंने तय किया है कि चुनाव से कुछ महीने पहले किसी भी तरीके से जनता को गुमराह करके कुछ लोगों को बरगलाकर, झूठे आरोप लगाकर सत्ता हासिल की जाए। और दूसरी कोशिश बीजेपी की यह है कि विपक्ष को इस बात पर मजबूर किया जाए कि यहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं या दूसरी ओर कौन। और इस पर शरद पवार का एक जवाब आया। प्रधानमंत्री के 19 दावेदारों का गठबंधन है, यह बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है। और विपक्ष की एकता पर शरद पवार ने कहा कि जो पटना में बैठक हुई थी उसमें किसी चेहरे पर बात नहीं हुई। शरद पवार ने बिल्कुल साफ किया कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर कोई बात वहां नहीं की गई है और चुनाव चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा, मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरी बात जो सब जानते हैं वो ये कि आखिर जब चुनाव होंगे उसके बाद किस पार्टी की कितनी ताकत बनती है, इसके ऊपर यह निर्भर करेगा कि आखिर प्रधानमंत्री की दौड़ में कौन आएगी। ये तमाम चेहरे हैं वो। इसमें राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर है, अरविंद केजरीवाल भी खुद को इस रेस में मानते हैं, शरद पवार साहब का नाम जो है वो लिया जाता है, ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा याद दिलाई जाती है और सबसे ऊपर बढ़कर नीतीश कुमार जिन्होंने इस विपक्षी एकता को करने का जिम्मा खुद लिया हुआ है। तो क्या इनमें से कोई एक चेहरा हो सकता है जो कम से कम लोगों के जहन में रहे कि एक तरफ नरेंद्र मोदी है तो दूसरी तरफ कौन है। तो अब देखिए ये है वो टक्कर, एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ एक सवालिया निशान। कौन होगा जिसे आप चैलेंजर माने नरेंद्र मोदी का। अब इसमें ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट साथ आए, ये उन्हें मंजूर नहीं। नीतीश कुमार अपनी दावेदारी खुद ही कभी पीछे लेते हैं, कभी आगे करते हैं। राहुल गांधी की पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी और सपा को मंजूर नहीं है और शरद पवार साहब अपनी दावेदारी पर खामोश हैं। तो ये एक किस्म की कंफ्यूजन अभी विपक्षी खेमे में आपको साफ दिखाई दे रही है। कंफ्यूजन का सलूशन अभी निकल नहीं पा रहा है। कांग्रेस पार्टी की आप बात कीजिए, तृणमूल कांग्रेस से बंगाल में झगड़ा है, टीएमसी का एलआई है, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं बैठ सकते। समाजवादी पार्टी उनको यूपी में घुसने देना नहीं चाहती। टीएमसी की बात कीजिए, ममता बनर्जी खुलकर साफ कह चुकी हैं अभी 2 रोज पहले कि बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट अगर ऐसे ही एकजुट रहे तो मिलकर इनका मुकाबला करेंगी, फिर दिल्ली में बैठकर कैसे आप एक साथ एकता की बात करेंगे। डीएमके की बात कीजिए, कांग्रेस से टकराव है लेकिन बाकी राज्यों में वो क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस पर सवाल है। समाजवादी पार्टी यूपी से कांग्रेस को दूर रखना चाहती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बार बार मिलने की
पेशकश कर रही है राहुल गांधी, तैयार नहीं है। तो ये जो चेहरे वाला मुद्दा है, आज इस पर हम बात करते हैं हमारे मेहमानों के साथ। विनोद जी देखिए, ये बात तो तय है कि एक बड़ा क्लियर एज पार्टी को यूं ही चला जाता है बीजेपी को कि आपके पास नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत हो। अब विपक्ष कह रहा है हम चेहरे नहीं मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लोगों के जहन में कोई एक आदमी तो होगा ही जहां भी वोट दे रहा होगा। बंगाल में दे रहा होगा तो शायद ममता बनर्जी को देख के वोट दे रहा होगा, और राज्यों में शायद राहुल गांधी को देखकर दे रहा होगा। नहीं, देखिए, इस तरह के गठबंधनों में यही होता है कि चेहरे पर पहले, चुनाव के पहले सहमति बनना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे याद है वो दौर भी जब कांग्रेस इस तरह का चैलेंज करती थी विपक्ष के सामने कि आपका नेता कौन है बताइए, इंदिरा गांधी के मुकाबले। और विपक्ष की स्थिति वही होती थी जो आज की विपक्ष की स्थिति है कि नहीं, हम बाद में तय करेंगे, मिल के तय करेंगे। तो चेहरे की दिक्कत जाहिर है, जो प्रधानमंत्री हैं, इनकम्बेंट प्रधानमंत्री भी हैं, नेता भी हैं, लोकप्रिय नेता हैं, नॉट लाइक मनमोहन सिंह जी तो जननेता नहीं थे, लेकिन मोदी जी लोकप्रिय नेता है। तो ये एक चैलेंज तो है विपक्ष के सामने। अब विपक्ष ये बीजेपी के इस नैरेटिव में जाता है, किसी को चेहरा बनाने की कोशिश करता है, तो वो फिर एकता ही बरबरा जाएगी। क्योंकि जाहिर है, जिसको आप चेहरा बनाएंगे, तो अब मान लीजिए उदाहरण के लिए अब नीतीश कुमार को चेहरा बना दीजिए, घोषित कर दीजिए, तो बिहार के बाहर जो वोटर होगा वो क्या सोचेगा? वो तो मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस का वोटर है, विपक्षी वोटर है, वो तो राहुल गांधी को देखेगा, बंगाल में ममता बनर्जी को देखेगा। तो इसलिए चेहरे की दिक्कत तो विपक्ष के सामने रहेगी, इसीलिए विपक्ष मुद्दों की बात कर रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं, विपक्ष आखिर तक कोई चेहरा नहीं देगा, वो मुद्दों की बात करेगा। नहीं, चेहरा ना देना विपक्ष की मजबूरी है कि किसी एक नाम पर तय नहीं हो पा रहे हैं, या देना नुकसानदेह हो जाएगा, या आपस में ये झगड़ा है कैसे किसी एक को आगे कर दे। नुकसानदेह भी हो सकता है, जैसे कई बार पार्टियां भी होती हैं, कई बार बीजेपी आप देखिए कभी चेहरा देती, कभी नहीं देती राज्यों के चुनाव में, कभी नहीं भी देती है, क्योंकि वो सारे वर्गों का वोट आप लेना चाहते हैं। तो यही विपक्ष की स्थिति है कि वो चाहेगा कि बीजेपी के राज्य में बाय एंड लार्ज आज की तारीख में तो आपको मालूम होता है यहाँ इनका चेहरा कौन है। कुछ एक छोड़ दीजिए, कर्नाटक की आप बात करें उसको छोड़ दीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए। अब जैसे छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होंगे तो देखिए कोई चेहरा नहीं होगा बीजेपी का, यही कहा जाएगा कि वो पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा बाद में, चुनाव के बाद। तो ये हर पार्टी अपनी सुविधा के अनुसार स्ट्रेटेजी तय करती है। हम पहले सबसे बड़े पार्टी के चेहरे की बात करते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं। आप कांग्रेस पार्टी की टाइमलाइन पर जाइए या कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ताओं की ट्विटर टाइमलाइन पर आप जाइए, आपको ऐसे ऐसे डायलॉग लिखे मिलेंगे, जननायक, देश का नेता, बिल्कुल राहुल गांधी। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि बेशक ऑपोजिशन जो ये गठबंधन बन रहा है, बेशक ये एक ऑफिशियली किसी को सामने नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, वो तो ये दावा जो है बिल्कुल कर रही है कि राहुल गांधी ही चेहरा है। और राहुल गांधी खुद भी इसमें कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो ये भारत जोड़ो यात्रा था, वो अपने आप को एक पैन इंडिया लीडर मानते हैं और पैन इंडिया प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं। पूरा ये जो सारा यात्रा था क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं जितने सारे राज्य उन्होंने जोड़े या इन राज्यों से गुजरे हैं, वहाँ पे उनका यही प्रोजेक्शन था कि वो अल्टरनेटिव हो सकते हैं। इनफैक्ट कई सारे लोगों के साथ मैंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद बात की और मन ही मन लोगों को लग रहा है कि हाँ, राहुल गांधी उस रोल के लिए बहुत एस्पिरेशनल है या वो चाहते हैं कि वो अल्टरनेटिव बने। तो अगर आप ये सारे चेहरे, आपने शरद पवार जी का नाम लिया, ममता जी का नाम लिया, केजरीवाल, नीतीश जी, इनमें से किसी की भी पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं है सिवाय राहुल गांधी के। तो जो ये बताइए, एक बार आती है, ये बताइए, राहुल गांधी, बीजेपी बोलती है ऐसा, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई इतनी बार लॉन्च हुए, इतनी बार उनको लॉन्च करने की कोशिश हुई, नहीं होगा लॉन्च, भाई नहीं हो पाएगा, ये बीजेपी ये तंज में कहती है। लेकिन ये बात सही है कि राहुल गांधी आज पहली बार चेहरा नहीं बनेंगे, पहले भी चेहरा बन चुके हैं। क्या राहुल गांधी का वो कमिंग ऑफ एज मोमेंट वो आ चुका है, होता ना कि अराइव्ड, आ गए, अब राहुल गांधी खुलकर मैदान में, क्या वो आ गया मोमेंट? देखिए, राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए और उनके जो पूरी जो कोटरी है उनके लिए अराइव हो गए होंगे, लेकिन देश के लिए क्या अराइव हुए हैं मुझे नहीं लगता है। बहुत सारी इमेच्योर बातें वो अभी भी किए जा रहे हैं। उनका जो यूएस में ट्रिप था, जिस तरह से उन्होंने बचकानी बातें की वहाँ पे, फैक्चुअली जो इनकरेक्ट थी और देश को इंसल्ट करने वाली भी बातें कही, तो वो पॉलिटिकली मुझे नहीं लगता है कि वो अराइव हुए हैं। लेकिन अपनी पार्टी के लिए उनकी जो कोटरी है, राहुल गांधी कोटरी जैसे हुआ करती थी, राजीव गांधी कोटरी, सोनिया गांधी कोटरी,
राहुल गांधी की भी जो कोटरी है वो प्रोजेक्ट करेगी कि वो अराइव हो गए ऐसा हैं। क्या बचपना लगा आपको उनकी बातों में? देखिए, अगर आपको याद होगा, कहा उन्होंने क्या, गुरु नानक देव जी ने तो सऊदी अरेबिया से लेकर कन्याकुमारी तक सब भारत जोड़ो यात्रा की थी। तो मतलब तो मक्का गए थे। नहीं, लेकिन कहा उनका तात्पर्य भारत जोड़ने का था कि उन्होंने यात्रा की थी थाईलैंड और नहीं, मक्का की। उन्होंने यात्रा नहीं बोला, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे बड़े बड़े जायंट्स ने भारत जोड़ो यात्रा कब की। तो भारत मतलब सऊदी अरेबिया और भारत, ये तो मतलब भारत जोड़ो तो मुझे याद नहीं पड़ता। नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं, फैक्ट आप मुझे फैक्ट चेक कर सकते हैं। भाई उनकी पार्टी तो देखिए ये क्लेम करती है, राहुल गांधी भारत में ट्रक में चढ़े, उसके बाद वो वाशिंगटन से न्यूयॉर्क ट्रक में आए थे और इसीलिए उसके बाद भारत सरकार ने ऐलान कर दिया कि 2025 में सारे ट्रक ड्राइवरों का केबिन एसी होगा। ये राहुल गांधी की वजह से हुआ। हाँ, तो राहुल गांधी की ये क्लेम करिए कांग्रेस पार्टी। हाँ, तो राहुल गांधी का जो कोटरी, वही इसीलिए मैंने कहा कोटरी जो उनको प्रोजेक्ट कर रही है। गडकरी जी की अंडरस्टैंडिंग है क्या? लेकिन ये बहुत साफ है कि वोटर के जहन में राहुल गांधी का चेहरा धीरे फिट हो रहा है जी। और वो बेशक गठबंधन देखेंगे लेकिन वो सोचेंगे कि हाँ, ये राहुल गांधी है। और जैसा मैंने कहा, इज इंपॉर्टेंट, गठबंधन का मतलब राहुल गांधी वोटर के दिमाग में। हाँ, सीधा सिर्फ। yes। हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए इसको थोड़ा दूसरी तरह से हमें देखना चाहिए, क्योंकि है क्या कि जब सब कुछ मोदी जी की तरफ से देखने लगते हैं तो फिर अभी राहुल जी कहाँ दिखेंगे। लेकिन जरा गठबंधन की तरफ से देखिए ना, जो लड़ाई है, जिधर से हमको एक तरह से कहें कि जो रियलिस्टिक अप्रोच है उधर से चलते हैं। अगर उधर से चलेंगे, शरद पवार जीवन के जिस पड़ाव पर हैं, उन्होंने कह दिया कि हमें तो संन्यास ले लेना चाहिए, उन्होंने कह दिया कि हमें तो पार्टी अध्यक्ष भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन भतीजे को निपटा के पार्टी में बने हुए हैं। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन की लगभग आखिरी पारी में है, अपने ही राज्य में नंबर 1 से नंबर 3 की पार्टी हो गए। फिर आप ममता बनर्जी की बात करते हैं, वो बंगाल से बाहर उनका कोई प्रभाव नहीं बन पाता है। राहुल गांधी की जब हम बात करते हैं तो ये ठीक बात है कि 2013 से लगातार कम से कम ऐसे 1 दर्जन अवसर आए हैं जब उनको कहा गया कि अब उनका प्रोजेक्शन हो रहा है। लेकिन यह भी तो सच है ना कि इस देश में कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया पार्टी है। यह भी सच है कि विधानसभाओं में उसकी अच्छी खासी एक तरह से कहें कि उसका दखल है, उनकी सरकारें हैं और उन सरकारों के नेता राहुल गांधी। तो अगर देश के इतने बड़े मैंडेट के नेता राहुल गांधी हैं, तो कोई भी दूसरा अगर उनके ऊपर अपनी छवि, भले ही वो डिस्क्वालिफाइड एमपी हो, लेकिन अगर गठबंधन होगा, मोदी बनाम होगा, तो मोदी बनाम तो राहुल ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए खैर, अब जैसे हम अलग अलग नामों की, शहरों की बात करें तो ममता बनर्जी की बात हम करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज यूसीसी की बात की। प्रधानमंत्री ने पासमानदा मुसलमान को कैसे दबाया गया, कुचला गया, कैसे उसका शोषण हुआ, यह बताया। ममता बनर्जी ने क्या उल्टा इल्जाम लगाया है, यह जरा सुनिए आप। उनका बयान जो आपको हम सुनाएंगे बंगाली में वो बोली हैं। मैं जब तक वो हम आपको बयान निकाल करके दिखाते हैं, उसका तर्जुमा बस आपके लिए बता रहा हूं कि ममता बनर्जी कह रही है, हम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। 6 महीने बीजेपी को सिर्फ 6 महीने रहेंगे, 6 महीने और केंद्र में वो रहेगी। फरवरी में लोकसभा का चुनाव होगा और जितना मैं जानती हूं बीजेपी साफ हो जाएगी, ये ममता बनर्जी ने कहा है। उन्होंने कहा, आप मुसलमान की तस्वीरें दिखाकर कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यकों से प्यार करता हूं। आपने तो अल्पसंख्यक को पीट पीट कर मार डाला, दलित को मार डाला। अमेरिका में नाम कमाने के लिए गए, लेकिन जिस देश में आप गोली मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उस देश में आप एनआरसी लाना चाहते हैं। अभी प्रधानमंत्री की बात कहे हुए मेरे ख्याल से 1 घंटा हुआ है, जवाब आना शुरू हो चुका है। ये भी पब्लिक मीटिंग में बोल रही शायद। जी हाँ, एक पब्लिक मीटिंग चल रही है, बंगाली में वो भाषण है, वो इस्लाम सुनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ये जितने भी विपक्ष के दल है वो तो पोलराइजेशन की गेम खेलेंगे, कम्युनल लाइंस पे इसको लेके जाएंगे, अपीजमेंट जो उनका रहा है मुस्लिम कंजर्वेटिव बेल्ट के लिए वही करेंगे और वही कर रहे हैं इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने एकता की बात की है, प्राइम मिनिस्टर ने समानता की बात की है। यही वैल्यूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, यही हमारे जो लिबरल, जिसको कई सारे बोलते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा लिबरल है, प्रियम्बल में जो हमारे वैल्यूज है वही है इक्वालिटी। तो समानता की जब बात करें, आप क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे? तो विपक्ष आज की डेट में रिग्रेसिव है, लिबरल नहीं है। ये विपक्ष कम्युनल पोलराइजेशन का कार्ड खेल रहा है और इनको लग रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो सारा वोट है, जो कर्नाटका में भी हुआ, वो इनको मिलेगा, इसलिए ये। अच्छा, एक बात और आपसे क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ चर्चा होती है अक्सर इस बात की कि क्या देश के मुसलमान ने अपना मन बना लिया है? क्या उसको भी दिखाई दे रहा है? तो एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है और पीछे कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। देखिए, कर्नाटका में तो बिल्कुल ये साफ हो गया कि मुस्लिम वोट जो है कंसोलिडेट हुआ
और एन ब्लॉक उन्होंने जेडीयू को वोट नहीं दिया, जेडीएस को सॉरी, तो उन्होंने जेडीएस को छोड़ के कांग्रेस को वोट किया है। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक इंडिकेटर है कि मुस्लिम कम्युनिटी आज की डेट में वो कांग्रेस को अपना मानती है कि अपनी पार्टी है, इंस्टेड कि वो भी पहले जो बढ़ जाता था उनका वोट, वो कर्नाटका में उन्होंने दिखा दिया कि वो एक ही लीडर के साथ जाएंगे। और इनफैक्ट मैंने कर्नाटका में जब लोगों से बात की मुस्लिम वोटर्स के साथ, तो उनके मन में कोई रीजनल लीडर नहीं था, जबकि हम कहते हैं कि भाई स्टेट असेंबली इलेक्शंस में तो अलग मुद्दे होते हैं। उन्होंने बात की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, उन्होंने बात की भारत जोड़ो यात्रा की। उनको मैंने पूछा कि आपको क्या कमी है, आपकी सुविधाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज है, दवा है, खाना पीना, घर है। तो लोगों ने कहा हमारे पास सब कुछ है, हमको शांति नहीं है, और वो शांति इसलिए नहीं है क्योंकि वो बीजेपी पावर में है। तो ये जब मानसिकता ऐसी हो, शांति आएगी जब कांग्रेस आएगी। हाँ, नहीं, उसके कारण है। आप तेजस्वी सूर्या के बयान देखिए, आप वहाँ के कातिल साहब जो कतील जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उनके बयान देखिए, फिर हिजाब पर कंट्रोवर्सी देखिए, फिर हलाल पे कंट्रोवर्सी देखिए, फिर टीपू सुल्तान पे देखिए, तो कैसे शांति होगी? सवाल ऐसा नहीं है कि उनका जो भय है उस भय के कारण भी तो हो जाते हैं। आज पसमानदा मुसलमान की बात प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब सड़क पर जब झगड़ा होता है गौरक्षा के नाम पर, तो मरता तो वही पसमानदा ही पर है, कोई अशराफ नहीं उसमें शिकार होता है, वो वही। तो ये चीज़ें बड़ी जटिल हैं, ये इतनी आसान नहीं है सौरभ जी, इनको अलग करना सारी चीज़ों को। तो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स तो इस देश में दोनों तरफ से हो रही है। अकेले विपक्ष कर रहा हो, विपक्ष भी कर रहा है और सत्ता पक्ष भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब कपड़े देख करने बात होगी, जब शमशान कब्रिस्तान की बात होगी, तो क्या पोलराइजेशन नहीं होता है? पोलराइजेशन, तो इसलिए पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स दोनों तरफ से होती है। नहीं तो अब जब आप यूसीसी की बात करते हैं तो दोनों खेमे लामबंद होंगे, एक नहीं। बिल्कुल नहीं, निश्चित तौर पर। और जो विनोद जी कह रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आए कितना समय हुआ, और प्रियांक खरगे के आप बयान सुन लीजिए, एक के बाद वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, और गौरक्षकों को लेकर विशेष चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिखे तो इनको पीट के बाहर निकाल दो। उसके बाद उसको उन्होंने जस्टिफाई किया, उन्होंने कहा कि हम कह रहे थे कि अगर गलत करते हुए दिखें, अरे भाई गौरक्षक है अगर वो, तो गाय अगर कोई काटने के लिए ले जा रहा है तो वो तो पकड़ेगा। और गौरक्षा दल देश भर में काम करते हैं, तो गौरक्षक अगर गलत कर रहे हैं तो उसको तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन गौरक्षकों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के लिए कहना, यह किसी सरकार के किसी मंत्री ने नहीं किया था, जो प्रियांक खरगे कर रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में हुआ ना, एक मुसलमान युवक को, आदमी को मार दिया गया पीट कर। ये हुआ, शक था कि वो बीफ लेकर के जा रहा है, मांस लेकर के जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये इतना गंभीर मसला है, बार बार ये कहा जाता है, और मैं समझ नहीं पाता कि जिसपे कम्युनल टेंशन होती है उसका बचाव क्यों करना। अगर इस देश में है तो इस देश में क्यों नहीं, देश का अभी कौन से बड़े मौलाना स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमको तय करके करना चाहिए कि गलती से भी हम गाय का मांस नहीं खाएंगे। हाँ, ये उन्होंने कहा है। चलिए, तो अगर मौलाना कह रहे हैं तो हमारे देश के नेता क्यों जानबूझ के मुसलमान के साथ ऐसा जोड़ देते हैं कि ये संघर्ष हो, कम्युनल संघर्ष। शॉर्ट में ब्रेक लेना पड़ेगा। नहीं, गौरक्षक को हत्या करने का अधिकार नहीं है, आप पकड़ के पुलिस के हवाले कर दीजिए ना। किसी को हत्या का अधिकार नहीं, किसी को हत्या का अधिकार। गौरक्षा के नाम पर मार दे, क्या किसी को हाथ लगाने का अधिकार नहीं, आप पकड़ के पुलिस के हवाले कर दें, गौरक्षा कानून है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।